Hello friends, today I am standing before you with the topic RTI Act, which means Right to Information Act 2005. This topic is important in your syllabus. डिफरेंट बुक्स में इस टॉपिक को बताया गया है, तो मैंने कोशिश की है कि इन सबको सम अप करके एक ईजी लैंग्वेज में आपके सामने प्रेजेंट करूं, ताकि जिस भी बुक से आप रीड करें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आरटीआई के मीनिंग, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पॉर्टेंस भी डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो आपको आरटीआई के थ्रू नहीं मिल सकती। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं, अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे मेरी यूट्यूब पर जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का कॉन्सेप्ट, दैट इज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। आरटीआई को क्यों लाया गया था? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हमें कुछ राइट्स दिए गए हैं, जिसमें से एक राइट है आर्टिकल 19(1) का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इस राइट के थ्रू हमें क्या फ्रीडम मिली है कि हम अपने दिल में जो भी बात है उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल कर कह सकते हैं, ठीक है। हमें हर चीज़ को स्पीच के थ्रू बताने की आज़ादी है। इसी के अंदर एक सब पॉइंट भी आता था, राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन। मतलब इस मेन राइट के अंदर ये एक सब पॉइंट था कि हर सिटीज़न को इन्फॉर्मेशन लेने का राइट है, मगर ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन था और इस पर कुछ ज़्यादा काम नहीं किया गया था। इसकी इंडिया में कोई वैल्यू नहीं थी, तो गवर्नमेंट को लगा कि क्यों ना इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दिया जाए। मतलब कि ये जो सब पॉइंट है रिसीव इन्फॉर्मेशन का, क्यों ना इसको एक एक्ट बना दिया जाए, जिससे कि हर सिटीज़न के पास राइट हो कि वो गवर्नमेंट से किसी भी तरह का सवाल पूछ सकता है। तो इसीलिए आरटीआई एक्ट बनाया गया, जिसने इन दोनों को कंबाइन कर दिया और एक नया राइट एक्ट बना के सामने किया, जिसका नाम था राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर। इट इज़ द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच रिप्लेस फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। इसने हमारा जो एक एक्ट था इंफॉर्मेशन को लेने का, उस एक्ट को रिप्लेस करके आरटीआई बनाया, जो इस वाले एक्ट से ज़्यादा पावरफुल था और ज़्यादा अचीवेबल था। इट इज़ अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर 19 सेक्शन 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। It says that every citizen has freedom of speech and expression। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर सिटीज़न के पास फ्रीडम होती है स्पीच और एक्सप्रेशन की, और ये एक फंडामेंटल राइट था, तो इस राइट को ध्यान में रखते ही आरटीआई को बनाया गया। अब आरटीआई का मेन काम क्या था? इट हेल्प्स टाइमली रिस्पॉन्स टू सिटीजन रिक्वेस्ट फॉर गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन। इस राइट का मेन मकसद ये था कि अगर कोई भी सिटीज़न गवर्नमेंट से किसी भी तरह का सवाल पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है, क्योंकि हम सभी कहाँ रहते हैं? इंडिया में। हम सभी टैक्स भी पे करते हैं, तो एक सिटीज़न का राइट बनता है ना ये जानना कि जो टैक्स वो पे कर रहा है, उस टैक्स का गवर्नमेंट कैसे इस्तेमाल कर रही है, उसका पैसे का यूज़ कहाँ हो रहा है। अगर किसी भी सिटीज़न को ऐसा लगता है कि कोई गवर्नमेंट वर्क चल रहा है जो उसको नुकसान पहुँचा सकता है या कंट्री को नुकसान पहुँचा सकता है, तो वो तुरंत उसके खिलाफ आरटीआई लगा सकता है। मतलब कि उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए लेटर लिख सकता है कि मुझे ये जानना है कि ये क्यों हो रहा है, या अगर कोई एक्सपेंस किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, इसका क्या बेनिफिशियल है इंडियंस के लिए। मतलब किसी भी तरह का सवाल जो आपके दिमाग में उठ रहा है, आप वो गवर्नमेंट से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इस एक्ट में यही पावर थी कि इसने गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना दिया। मतलब कि इसने गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया कि वो सिटीज़न के सवालों का जवाब दे। तो यही इसकी सबसे बड़ी पावर थी। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट सिटीज़न को राइट देता है किसी भी इंफॉर्मेशन को गैदर करने का। ये जो एक्ट था, ये कब बनाया गया? दिस लॉ वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑन 15 जून 2005। यानी कि इसे पास तो किया गया था 15 जून को, लेकिन इसको लागू कब किया गया था? ऑन 12 अक्टूबर 2005। अरुणा रॉय जो थी वो इसके पीछे मास्टरमाइंड थी। मतलब सबसे पहले मिसेस अरुणा रॉय ने ही मांग की थी कि एक आरटीआई एक्ट बनाया जाना चाहिए और सिटीजन्स को ये राइट होना चाहिए कि वो गवर्नमेंट की वर्किंग पे नज़र रख सके, क्योंकि गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट करती है, ये कोई भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाती है, वो पैसा होता है पब्लिक का। तो जिसका पैसा गवर्नमेंट यूज़ कर रही है उसको राइट भी तो होना चाहिए ना ये जानने का कि वो पैसा कहाँ यूज़ हो रहा है। सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड दिस? आरटीआई को बनाने का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ट्रांसपेरेंसी लेकर आना सबसे बड़ा इसका मोटिव था,
क्योंकि गवर्नमेंट की वर्किंग क्या है और वो गवर्नमेंट जो है वो मनी का कहाँ यूज़ कर रही है, ये पब्लिक को बताना बहुत ज़रूरी था। देन अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी के प्रति जवाबदेह होना, मतलब जब आप जिम्मेदार हो जाते हो कि सामने वाले को आपको जवाब देना ही पड़ेगा। तो इसने गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाया। इसने गवर्नमेंट को बोला कि आपको कोई भी काम करना है तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि कोई भी आपसे कभी भी सवाल पूछ सकता है, किसी भी सिटीज़न को आपको जवाब देना पड़ेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना और ट्रांसपेरेंट करना ज़रूरी था। सेकेंड, टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जैसा मैंने आपको बताया ही कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो राइट था उसको ब्रॉड रूप दिया गया, मतलब उसको कनेक्ट कर दिया गया राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन के साथ। गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब होता है कि इसको कौन कंट्रोल करता है, मतलब आरटीआई जब बनाया गया था तो इसके पीछे कौन कौन लोग हैं जो काम करते हैं। सो दीज आर बाय गवर्न बाय 2 मेजर बॉडीज। ये जो है ये 2 मेजर बॉडीज के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। फर्स्ट इज CIC, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सबसे पहला जो है ये इसमें ये पर्सन आया है, कमीशन आई है जो कि आरटीआई को कंट्रोल करने का काम करती है। ही हेड्स ऑल द सेंट्रल डिपार्टमेंट एंड मिनिस्टर। जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं जो कि सेंटर के लेवल पर काम करते हैं, उन सभी डिपार्टमेंट्स और मिनिस्टर्स को ये कंट्रोल करता है विद देयर ओन PIO। ये क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। इट इज़ अंडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका जो हेड होता है, सबसे बड़ा जो इसमें पर्सन होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। यानी कि आप ये मान के चलिए कि आरटीआई को कंट्रोल करने के लिए जो सेंट्रल लेवल पे काम करती है उस कमीशन का वो बोलते हैं हम CIC। सेकेंड इज SIC विच मीन्स स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ये कमीशन स्टेट लेवल पे काम करती है। इट हेड्स ओवर ऑल द स्टेट डिपार्टमेंट्स। स्टेट लेवल पे काम करने वाले सभी डिपार्टमेंट्स और मिनिस्टर्स को ये हेड करती है। एंड इट इज़ अंडर द स्टेट गवर्नर। जो आपका स्टेट का गवर्नर होगा वो इसके अंदर हेड की तरह काम करेगा। अब हम बात करते हैं इसकी रूल्स की। आरटीआई के अंदर क्या क्या रूल्स हैं, क्या चीज़ें हैं जो वहाँ पर फॉलो की जाती हैं। फर्स्ट इज सिटीजन कैन नो एनीथिंग विच कैन बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट। कोई भी सिटीज़न कोई भी बात को जान सकता है, लेकिन वो बात ऐसी होनी चाहिए जो पार्लियामेंट में डिस्कस की जा सके। इसका मतलब क्या है कि कोई भी सिटीज़न किसी भी पर्सन की या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करने वाले पर्सन की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। ठीक है, आप सिर्फ वही मैटर्स को डिस्कस कर सकते हो या उन्हीं मैटर्स के बारे में पूछ सकते हो जो पार्लियामेंट में डिस्कस किए जा सकते हैं। किसी की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें आप नहीं पूछ सकते। सेकेंड इज ओनली इंडियन सिटीजन कैन अवेल इट्स बेनिफिट। जो आरटीआई है इसको सिर्फ इंडियन सिटीजन ही बेनिफिट कर सकता है, मतलब इसका फ़ायदा उठा सकता है, कोई फॉरेनर आरटीआई नहीं लगा सकता। नेक्स्ट इज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अपॉइंट 1 और मोर देन 1 पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिसे हम PIO भी कहते हैं, इन एवरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंडिया में काम कर रहे हैं या इंडिया के बाहर भी अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो उसमें काम करने के लिए एक या एक से ज़्यादा पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है। ये वो ऑफिसर है जो सिटीज़न के क्वेश्चंस को आंसर करेगा। ठीक है, इसकी जिम्मेदारी है पब्लिक तक जानकारी को पहुंचाना। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन कैन बी इन फॉर्म ऑफ लेटर, टेप, वीडियो एटसेट्रा। किसी भी फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। रिटेंशन पीरियड। रिटेंशन पीरियड का मतलब होता है कि जितने समय तक का रिकॉर्ड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रखने का प्रोविज़न है, सिर्फ उतने ही टाइम का रिकॉर्ड या क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करते हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 5 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स की डिटेल्स रखने का प्रोविज़न है। ठीक है, तो आप 7 ईयर्स पहले से रिलेटेड मैटर का कोई क्वेश्चन पूछ नहीं सकते। आप सिर्फ 5 ईयर्स के अंदर वाले मैटर्स के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज फी। फीस यहाँ पर कितनी लगती है? देखिए, सिटीजन के ऊपर किसी भी तरह का फाइनेंशियल बर्डन गवर्नमेंट नहीं डालना चाहती, इसीलिए उन्होंने अपनी फ़ीस सिर्फ 10 रुपीज़ रखी है। लेकिन अगर आप BPL में आते हैं, मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, तो आपके लिए फ़ीस बिल्कुल फ्री है, आपको वो 10 रुपीज़ भी नहीं देने। एंड फी कैन बी पेड थ्रू डिमांड ड्राफ्ट। आप कैश में भी पे कर सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट में दे सकते हो, पोस्टल के थ्रू कर सकते हो, किसी भी तरह से पेमेंट की जा सकती है। बट रिमेंबर वन थिंग, BPL का जो सर्टिफिकेट है वो उसकी फ़ोटोकॉपी आपको साथ में डिपॉजिट ज़रूर करनी पड़ेगी,
अदरवाइज आपको ये फीस माफ़ी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट इज information should be provided within 30 days, but in case matter involving a petitioner's life and liberty, the information has to be provided within 48 hours. क्या मतलब बना इस लाइन का? इसका ये मतलब है कि अगर किसी सिटीज़न ने कोई सवाल पूछा है तो उसे वो जानकारी मिल जानी चाहिए 30 डेज़ के अंदर। लेकिन अगर कोई ऐसा मैटर है जो किसी पिटिशनर की लाइफ से और उसकी आज़ादी से जुड़ा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में उसे 48 आवर्स के अंदर जानकारी मिल जानी चाहिए। पिटिशनर का मतलब क्या होता है? पिटिशनर मतलब वो पर्सन जिसने सवाल पूछा है, जिसने आरटीआई एक्ट में अपनी एप्लीकेशन दी है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें टाइम पर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, तब हम क्या कर सकते हैं? इन सच केस इफ एनी सिटीजन डज नॉट गेट इंफॉर्मेशन ऑन टाइम, he or she can appeal in सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। वो पर्सन सीधा सेंट्रल कमीशन में जाकर अपनी पिटिशनर दे सकता है और पूछ सकता है कि मेरे जो सवालों का जवाब है वो वक्त पर क्यों नहीं मिला। तो अब सेंट्रल कमीशन है जो उसके सवालों का जवाब देगी। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन कैन बी गेट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज। जो आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो किसी भी पर्सन से मिल सकती है आपको। वो पर्सन कौन होगा? सिंपल सी बात है, जो भी चीज़ गवर्नमेंट के अंडर आती है, फिर चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट खुद है, गवर्नमेंट कंपनी है, कोई भी चीज़ ऐसी जो सरकार के अंडर आती है, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। सो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेज, गवर्नमेंट बैंक्स, पुलिस, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट कंपनी एटसेट्रा, जिन भी चीज़ों को गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है उन सभी से आप सवाल पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सवाल कौन पूछ सकता है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक इंडियन सिटीज़न सवाल पूछ सकता है, कोई भी इंडियन सिटीज़न, लेकिन ये इंडियन सिटीज़न इंडिविजुअल होना चाहिए। इंडिविजुअल का मतलब एक अकेला, ठीक है। सपोज़ मैं किसी गवर्नमेंट बैंक में काम करती हूँ और मुझे किसी और गवर्नमेंट बैंक में चल रही वर्किंग पर डाउट हो रहा है, मैं उसके बारे में जानकारी लेना चाहती हूँ, तो जो एप्लीकेशन मैं फाइल करूँगी उसमें मैं अपने कंपनी का या अपने बैंक का नेम नहीं मेंशन कर सकती, क्योंकि इंडिविजुअल का राइट होता है आरटीआई में काम करने का। तो मुझे उस एप्लीकेशन में अपना इंडिविजुअली नेम मेंशन करना पड़ेगा। मैं किसी भी फर्म, संस्था, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अपील नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन का मतलब ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आपको नहीं दी जाएगी, आरटीआई लगाने के बाद भी आपको वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। फर्स्ट इज एनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन विच कैन अफेक्ट कंट्रीज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अगर आपने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब देने से कंट्री की सुरक्षा पर इफेक्ट आता है या कंट्री की जो सीक्रेसी है वो लूज हो जाती है, तो ऐसी जानकारी आपको कभी नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट, मैटर्स कनेक्टेड विद अदर कंट्रीज। अगर आप किसी और कंट्री का कोई मैटर लेकर आते हैं और आरटीआई में अपील लिखते हैं तो उसका कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। देन थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। अगर आप थर्ड पार्टी के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो वो भी आपको नहीं मिलेगी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्ड पार्टी? थर्ड पार्टी का मतलब है प्राइवेट सेक्टर। किसी भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करने वाली चीज़ों के जो मैटर्स हैं उनके बारे में आप सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि आरटीआई जो है वो गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया है, तो ये लागू भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स पर ही होता है। नेक्स्ट हेडिंग इज स्कोप ऑफ आरटीआई। आरटीआई कहाँ तक फैला हुआ है? द एक्ट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। पहले की बुक्स में क्या लिखा था कि जो हमारा आरटीआई है वो इंडिया में सभी स्टेट्स में फॉलो होता है सिवाय जम्मू कश्मीर के, लेकिन जब से धारा 370 हटाई गई है तब से ये वहाँ पर भी लागू हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि आरटीआई एक्ट जो है वो ऑल ओवर द इंडिया वर्क करता है। इट कवर्स ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ इंक्लूडिंग गवर्नमेंट कंपनीज, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एटसेट्रा। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि इसके अंदर सभी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ आती हैं, यानी सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट कंपनीज आती हैं। देन इम्पॉर्टेंस ऑफ आरटीआई। आरटीआई लेकर आने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्या उसमें खासियत है? फर्स्ट इज इट मेक्स गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द सिटीजन। ऑब्वियसली जो आरटीआई है वो गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाता है और साथ ही साथ अकाउंटेबल भी, क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि हम जो भी काम करेंगे उसकी जानकारी हमें सिटीज़न को देनी पड़ेगी। इन केस हमने कुछ गलत किया तो तुरंत आरटीआई के थ्रू हम पर केस किया जा सकता है या हमारे पास अपील आ सकती है जिसका जवाब हमें देना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम पहले से ही अच्छी तरीके से काम करें, जिम्मेदारी से काम करें कि कोई हमारे पर उंगली ना उठाए। तो ऐसी सोच गवर्नमेंट को रखनी पड़ती है, इसीलिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल बन जाती है। नेक्स्ट इज इट इंक्रीज रोल ऑफ सिटीजन इन एडमिनिस्ट्रेशन।
एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सिटीज़न का रोल भी आ जाता है, क्योंकि जब भी कोई रूल बनाया जाता है, कोई एक्ट बनाया जाता है, तो सबसे पहले यही सोचा जाता है कि इसका सिटीजन्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनके भले के लिए है या कहीं ऐसा ना हो कि एक्ट उनको नुकसान पहुंचाए। नेक्स्ट इज इट प्रेशराइज गवर्नमेंट टू वर्क फॉर द पब्लिक वेलफेयर। ये गवर्नमेंट को मजबूर करती है कि वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करे। नेक्स्ट इट कंट्रोल्स करप्शन इन सिस्टम। पहले क्या था कि गवर्नमेंट जो भी काम करती थी उससे कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता था, कोई सिटीजन उस पर सवाल नहीं कर सकता था, और ना ही कोई ऐसा कानून था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का जो दिल में आता था वो वही करती थी। लेकिन आरटीआई आने के बाद इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया और करप्शन भी खत्म हो गई। नेक्स्ट इज इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ मिसयूजिंग पावर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। पहले गवर्नमेंट अफसर्स अपने पावर का मिसयूज करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई भी उन पर सवाल नहीं उठा सकता, उनको रोक नहीं सकता। लेकिन आरटीआई ने आम नागरिक के हाथ में ऐसी पावर दे दी है कि वो बड़े से बड़े अफसर के खिलाफ भी आरटीआई लगाकर उसको रोक सकता है। नेक्स्ट इज नीड फॉर चेंज अराइजेस। हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारी कंट्री के जो कानून चल रहे थे उसमें चेंजेस लाने की बहुत ज़रूरत थी, इसीलिए आरटीआई लाया गया। अब ये चेंजेस क्यों लाने की ज़रूरत थी? क्योंकि 1923 में हमारी कंट्री में शासकीय गोपनीयता अधिनियम बनाया गया था, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को गुप्त रखने की प्रक्रिया थी। मतलब जो भी गवर्नमेंट काम कर रही है उसको छुपा कर रखना शुरू किया जाता, क्योंकि ये काम ब्रिटिशर्स ने किया था। ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री पर उस समय शासन कर रहे थे और वो क्या करते थे, इस रूल का फ़ायदा उठाते थे, और जो भी वो काम कर रहे थे वो इंडियंस से छुपा कर किया जाता था, और ना ही किसी इंडियन के पास इतनी पावर थी कि वो उनके ऊपर सवाल उठा सके। उसके बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बन गया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस रूल को तभी चेंज नहीं किया गया, किसी का ध्यान नहीं गया इसकी वजह तरफ, और जिसकी वजह से आने वाली सभी सरकारों ने क्या किया, इस रूल का गलत इस्तेमाल किया। अपने हर पावर को, रूल को, अपने प्रोसीजर को, पॉलिसी को उन्होंने सीक्रेट रखा, आम जनता तक वो बातें पहुंचने नहीं दी, जिससे कि धीरे धीरे करप्शन इंक्रीज होने लगा और सिटीजन की हालत बिगड़ने लगी। उसके बाद गवर्नमेंट को लगा कि क्यों ना इसके अंदर एक ऐसा चेंज लाया जाए जिससे कि सिटीजन्स को भी फ़ायदा हो और गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो, करप्शन भी रुक जाए। तो इसीलिए 2005 में आरटीआई बनाया गया, जिसके अंदर गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट होना पड़ा, ना चाहते हुए भी उन्हें सिटीजन को सब कुछ बताना पड़ा, और इन केस अगर वो कुछ छुपाते भी हैं तो सिटीजन के पास राइट था उस चीज़ को जानने का। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस थी। नेक्स्ट इज हाउ टू अप्लाई। मतलब अगर आप आरटीआई के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले आपको एक प्लेन पेपर पर अपनी एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। इसके लिए कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है, किसी भी पेज पर ये एप्लीकेशन लिखी जा सकती है, और एप्लीकेशन किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है, चाहे हिंदी है, इंग्लिश है, या आपकी लैंग्वेज लाइक मराठी, गुजराती, एनी लैंग्वेज यू कैन यूज़। देन इस एप्लीकेशन के अंदर आपको मेंशन करना पड़ता है कि आप किस डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, मगर ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको क्यों चाहिए। इसके साथ आपको अपना एड्रेस भी मेंशन करना पड़ता है, ताकि वो इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट आपको उस एड्रेस पर पहुंचाया जा सके। इसके बाद आप इस एप्लीकेशन को 10 रुपीज़ की फ़ीस के साथ किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को जाकर सबमिट कर सकते हैं, और 30 डेज़ के अंदर आपको उसका जवाब आ जाता है। इन केस जवाब आपको नहीं मिलता तो आप सेंट्रल कमीशन के पास जा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। देन वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोविजंस अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर क्या प्रोविजंस बनाए गए। फर्स्ट इज सिटीजन कैन आस्क एनी क्वेश्चन और कैन गेट एनी इन्फॉर्मेशन। एक सिटीजन कोई भी सवाल पूछ सकता है गवर्नमेंट से और किसी भी तरह की जानकारी वो हासिल कर सकता है, ये उसका राइट है। देन सिटीजन कैन गेट कॉपी ऑफ एनी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। किसी भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट की कॉपी आपको दी जा सकती है अगर आप उसकी मांग करते हैं। ही कैन इंस्पेक्ट एनी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। वो किसी भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट की जांच कर सकता है। ही कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी गवर्नमेंट वर्क। ही मतलब सिटीजन, ही और शी, ठीक है। सिटीजन इन्फॉर्मेशन ले सकता है किसी भी गवर्नमेंट वर्क के बारे में। अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट का कोई काम है जिससे सिटीजन्स को या कंट्री को नुकसान हो सकता है, तो आप उसके बारे में तुरंत जानकारी हासिल कर सकते हैं कि वो काम क्यों किया जा रहा है, इसका क्या फ़ायदा है। देन ही कैन गेट प्रूफ ऑफ थिंग्स यूज्ड इन गवर्नमेंट वर्क। गवर्नमेंट वर्क में जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, कुछ भी, उसके बारे में आप प्रूफ ले सकते हो, और वो प्रूफ रिटर्न भी हो सकता है, देन आपका टेप, वीडियो, कुछ भी हो सकता है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो आई थिंक आपको आरटीआई क्लियर हो गया है। अगर आपको कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।